हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल सभी का। तो आज हम पहुंच चुके हैं भाई यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, और आज हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे तत्वों के गुणों में आवर्तता। और आवर्तता की अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब जो आपकी आवर्त सारणी से प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाई थी, नहीं अगर आपने पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, ऊपर आई बटन है वहां पर मिल जाएगा, उसको पहले पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास याद होनी आपको जरूरी है। और अगर आपके पास कोई चार्ट है आपके पास आवर्त सारणी का, तो वो इस चैप्टर में आप साथ लेके बैठो, आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आवर्त सारणी में कुछ गुणधर्म ऐसे हैं जिनके मान अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं या हम आवर्त में दाएं से बाएं जाएं तो परिवर्तित होते हैं। यानी आवर्त सारणी के रेस्पेक्ट में आप जिन गुणधर्मों की बात करोगे उसको आप क्या बोलोगे? आवर्तता। और आवर्तता के अंतर्गत अगर मैं आपसे बोलूं तो कितने गुणधर्म पढ़ोगे आप? पहला तो आप पढ़ोगे परमाणविक त्रिज्या, दूसरी आप पढ़ोगे क्या? दूसरा आप पढ़ोगे आयनन ऊर्जा, जिसको आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ोगे। और क्या पढ़ोगे? और आप पढ़ोगे विद्युत ऋणता पढ़ोगे। ठीक है ना। और एक आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो इन सारे गुणधर्मों की आप चर्चा करोगे। मैंने उनके नाम नहीं लिखे हैं, मैं केवल आपको एक एक करके सारी चीजों को पढ़ाऊंगा। तो आवर्तता की बात करें तो सबसे पहला जो गुणधर्म निकल के आता है वो कौन सा आता है भाई? परमाणविक त्रिज्या। तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि भाई आवर्तता का मतलब क्या है, तो मैं डेफिनेशन आपको लिखा देता हूं। यह आवर्तता में लिखनी है, परमाणविक त्रिज्या की डेफिनेशन नहीं है। क्या लिखोगे? वे गुणधर्म जो आवर्त सारणी पर निर्भर करते हैं, जो आवर्त सारणी पर निर्भर करते हैं, आवर्त सारणी पर निर्भर करते हैं। आवर्त सारणी पर निर्भर करने से मतलब क्या है? इसके आकार पर, या आप कह सकते हो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। या मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाऊं या आवर्त में बाएं से दाएं जाऊं तो ये गुणधर्म आपके परिवर्तित होते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? आवर्तता कहेंगे। ठीक है, तो वे गुणधर्म जो आवर्त सारणी पर निर्भर करते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परिवर्तित होते हैं, दाएं जाने पर परिवर्तित होते हैं। ठीक है, क्या कहोगे इसको? पीरियोडिसिटी कहोगे, आवर्तता कहोगे। ठीक है, तो ये बात आप अपनी नोटबुक में पहले लिख लो। ये आवर्तता की डेफिनेशन हो गई। यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो पीरियोडिक टेबल पर डिपेंड करेगा। आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे या आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो इनके मान चेंज होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? परमाणुविक त्रिज्या की। ठीक है ना। तो देखो, परमाणुविक त्रिज्या की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो इनकी डेफिनेशन इन्होंने क्या दी थी भाई? इन्होंने बोला था परमाणु के नाभिक से, परमाणु के नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी का मान परमाणुविक त्रिज्या कहलाता है। परमाणुविक या परमाणुवीय त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, कुल मिला के अपन देखें तो रेडियस की डेफिनेशन क्या दी गई भाई? कि ये आपका एटम है। ठीक है, तो एटम में आपके जो अंतिम कोश है उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहा? उसको कहा परमाणुविक त्रिज्या। यानी ये जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला था? परमाणुविक त्रिज्या। लेकिन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं भाई, इलेक्ट्रॉन है, इसकी कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति होती है। यानी ये पार्टिकल की तरह भी बिहेवियर करता है और आपकी तरंग की तरह भी ये क्या करता है भाई? संचरण करता है। तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन तो कैसे फ्लो कर रहा है भाई? इस तरीके से फ्लो कर रहा है एटम के अंदर। ठीक है ना, तरंग के रूप में। तो अगर मैं देखूं कि इसकी रेडियस, अगर मैं यहां पर देखूं, गर्त में देखूं तो इसकी रेडियस यहां कम आ गई, और अगर श्रृंग में मैं इसकी रेडियस कैलकुलेट करूं तो ज्यादा आ गई। तो यहां तो फिर परमाणु त्रिज्या आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर रेडियस कम आ गई, यहां पर रेडियस ज्यादा आ गई। तो फिर डेफिनेशन क्या दी गई? इसका मतलब आप यह समझोगे कि किसी भी एक परमाणु के अंदर, सिंगल परमाणु के अंदर जो परमाणु त्रिज्या है उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेफिनेशन अगली लाइन आप क्या लिखोगे? अगली लाइन आप ये लिखोगे, एकल परमाणु के अंदर, एकल परमाणु में
एकल परमाणु में परमाणुवीय त्रिज्या का आकलन, परमाणुवीय त्रिज्या का आकलन, परमाणुवीय त्रिज्या का आकलन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। समझ गए इस बात को? क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो भाई हम कैलकुलेशन कैसे करें अगर हम नहीं कर सकते तो इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि जब दो एटम आपस में मिलेंगे तो वो अणु का निर्माण करेंगे, दो परमाणु मिलकर। तो इस तरीके से मान के चलो ये दो परमाणुओं ने मिलकर एक अणु का निर्माण कर लिया। ठीक है ना? एक अणु का निर्माण कर लिया। अब आपके जैसे इधर इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है उसी तरीके से इधर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। तो इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का, इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा मान आएगा वो आधा मान किसके बराबर होगा भाई? परमाणु त्रिज्या के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? परमाणु त्रिज्या के बराबर होगा। ठीक है भाई? अकेले परमाणु का तो हम नहीं निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्या किया? परमाणुओं को पास पास लाए, दो परमाणु को बिल्कुल पास में लाए। तो हुआ क्या? इन दोनों के नाभिकों की जो बीच की दूरी थी उसका जो आधा मान है वो ही किसके बराबर आएगा? परमाणु त्रिज्या के बराबर आएगा। ठीक है? तो आपसे कोई पूछे कि भाई परमाणु त्रिज्या का आकलन क्या आप एकल परमाणुविक अवस्था में कर सकते हो? आपका आंसर होगा नहीं। बोले कि भाई क्यों नहीं कर सकते? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित नहीं है एक परमाणु के अंदर। ठीक है ना? क्योंकि वो वेव के फॉर्म में क्या कर रहा है? संचरण कर रहा है। तो इस वजह से सिंगल परमाणु के अंदर हम नहीं कर सकते। तो अगली लाइन आप क्या लिखोगे? द्विपरमाणुविक, द्विपरमाणुविक, द्विपरमाणुविक अणु की, द्विपरमाणुविक अणु की बंध लंबाई का, बंध लंबाई का आधा मान, बंध लंबाई का आधा मान परमाणु त्रिज्या कहलाता है, परमाणु त्रिज्या कहलाता है। समझ गए बात को? तो आप इस तरीके से भी डेफिनेशन दे सकते हो। यानी जो आपकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी? एटॉमिक रेडियस आपकी होगी, एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, यानी हिंदी में लिख लोगे बंध लंबाई का आधा मान। ये किसके बराबर आएगा? परमाणुविक त्रिज्या के बराबर आएगा। समझ गए बात को? तो एक सारी चीजें एक बार लिख लो, फिर आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस बताता हूं, परमाणु त्रिज्या को कितने भागों में बांटा गया है। एक बार आप इन सारी चीजों को लिख लो। लिख लिया भाई? चलें आगे, वीडियो को पॉज करके लिख लो, मैं मिटा रहा हूं भाई। ठीक है? चलो देखो, अब देखते हैं भाई परमाणु त्रिज्या आपकी कितने प्रकार की है। ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है ना? ये सारी चीजें हम करेंगे। पहले तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे उस चीज को, फिर उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चाहे एटॉमिक रेडियस हो, चाहे विद्युत ऋणता हो, चाहे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो, किसी की भी हम बात करें। ठीक है ना? इसी ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। तो परमाणु त्रिज्या को कितने भागों में बांटा है? परमाणु त्रिज्या को 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है? अगली हेडिंग चाहो तो आप लगा लेना, परमाणुविक त्रिज्या के प्रकार। और कोई आपसे पूछे परमाणु त्रिज्या को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला तो हुआ सहसंयोजक त्रिज्या, पहला सहसंयोजक त्रिज्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे इसको कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है? दूसरा है आपका आयनिक त्रिज्या, दूसरा है आयनिक त्रिज्या। ठीक है? आयनिक त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस। ठीक है? और तीसरा आपसे पूछेगा, तीसरा क्या है? तीसरा है वांडर वाल त्रिज्या, वांडर वाल त्रिज्या। और वांडर वाल त्रिज्या को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सेम टू सेम वांडर वॉल्स, वांडर वॉल्स रेडियस। ठीक है? ये 3 तरीके की आपकी परमाणुविक त्रिज्या होती हैं। अब देखो, थोड़ा सा सहसंयोजक त्रिज्या को समझने से पहले ना सहसंयोजक बंध को समझ लो, या सहसंयोजक यौगिकों को समझ लो। ठीक है? क्या होता है कि जब कोई बंध बनता है तो बंध बनाने में जब दोनों परमाणुओं का बराबर का योगदान होना, तो उससे जो बंध बनेगा वो आपका सहसंयोजक बंध होगा। और ऐसे यौगिकों को आप क्या कहोगे? सहसंयोजक यौगिक कहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 2 एटम है। ठीक है ना? ये मैंने बोल दिया ए है, ये आपका एटम बी है। ठीक है? ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन ए ने दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी ने दिया। ठीक है? इस तरीके से आपका क्या बन गया भाई? बंध बन गया। ठीक है? तो क्या बोला मैंने? बंध बनाने में जब दोनों परमाणुओं का समान योगदान हो, यानी दोनों परमाणुओं ने
अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया है, ठीक है। तो इस प्रकार जो बंध बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंध कहेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर डेफिनेशन क्या होगी सहसंयोजक त्रिज्या की, अगर मैं बात करूं तो सहसंयोजक त्रिज्या की डेफिनेशन क्या होगी, इस डेफिनेशन को मैं आपको लिखता हूं। पहले देखो, किसी एक सहसंयोजक बंध, किसी एकल सहसंयोजक, किसी एकल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए दो परमाणुओं की बंध लंबाई का आधा मान, दो परमाणुओं की बंध लंबाई का आधा मान, बंध लंबाई का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। क्या बोला मैंने कि किसी एकल सहसंयोजक बंध से बंधित दो परमाणुओं की जो बंध लंबाई थी उसका आधा मान ही क्या है भाई, आपका सहसंयोजक त्रिज्या है, ठीक है ना। जैसे आपका एक एटम ये था मान के चलो, और यहां पर दूसरे एटम ने आपसे क्या कर ली भाई, बढ़िया से ओवरलैपिंग कर ली। अतिव्यापन होता है, बॉन्ड बनता है जब ओवरलैपिंग का मतलब दोनों परमाणुओं के जो कक्षक हैं वो आपस में क्या करेंगे, मेल मिलाप करेंगे और बॉन्ड को बनाएंगे, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल इसका था, एस ऑर्बिटल इसका, समझ लो, एज्यूम कर लो, गोलाकार होता है, आपको मैं बता चुका हूं। तो हुआ क्या भाई, इन्होंने अतिव्यापन किया और अतिव्यापन के थ्रू इन्होंने क्या बनाया, बंध बनाया, ठीक है। और अगर इनकी बंध लंबाई की मैं बात करूं तो बंध लंबाई आपको बता चुका हूं, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को क्या बोलते हो, बंध लंबाई। तो इस बंध लंबाई का जो आधा मान है, ये जो आधा मान है, इसी को आप क्या बोलोगे, इसी को आप बोलोगे कोवेलेंट रेडियस, यानी सहसंयोजक त्रिज्या। क्या बोलोगे इसको, सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस। समझ गए बात को, तो लिख लो पहले, फिर अगली पर चलते हैं हम, आयनिक। देखो अब दूसरी बात करते हैं अपन आयनिक त्रिज्या के बारे में, ठीक है ना। एक त्रिज्या मैंने आपको और नहीं लिखाई है, उसको भी लिखा देता हूं। एक और होती है आपकी कौन सी भाई, धात्विक त्रिज्या, है ना, मेटेलिक रेडियस। इसको भी अभी पढ़ेंगे हम एक एक करके, धात्विक त्रिज्या, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्या, मेटेलिक रेडियस। समझना, पहले आयनिक त्रिज्या को समझो। आयनिक त्रिज्या को पढ़ने से पहले वही आयनिक बंध को समझेंगे। आयनिक बंध में क्या होता है, आपका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण आपका क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यहां पे तो आपको पता है ए ने एक दिया, बी ने एक दिया, दोनों परमाणुओं के बीच में ही आपके क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे पूर्ण ट्रांसफर होगा। कैसे, जैसे अगर ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, अपना पूर्ण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, किसके लिए, बी के लिए। तो आपको पता है ए के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज, और बी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया इस वजह से इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और मैं अगर आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बताऊं तो NaCl का एग्जांपल सबसे बढ़िया है भाई, ठीक है ना। देखना NaCl का एग्जांपल देखना, Na+ और Cl-, ठीक है। तो आपको पता है इसके अंतिम, अगर मैं कोश की बात करूं तो इस पर क्या होता है, 3s1। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, 3s0 हो जाएगा, ठीक है ना। अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं। और इसकी मैं बात करूं तो इसमें अगर अंतिम बात करूं तो क्लोरीन में क्या होता है, 3p5, ठीक है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो p5 की जगह क्या हो जाएगा, p6 हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आता है जब कैसा साइन आता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करते हैं तो ऋणात्मक, और जब इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाता है तो कैसा साइन आता है भाई, पॉजिटिव, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं भाई कि आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन की जो त्रिज्याओं के मान है उसको ही हम क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि यहां हम ऐसे नहीं कह सकते बीच की दूरी का आधा मान आपका क्या होगा, क्योंकि आपको पता है, अभी मैं आपको और बताऊंगा कि जो धनायन है उसका आकार कैसा होता है, छोटा। धनायन का आकार तो कैसा होता है भाई, छोटा, और ऋणायन है उसका आकार कैसा होता है, बड़ा। तो यहां हम ऐसे नहीं कह सकते बीच की दूरी का आधा मान आयनिक त्रिज्या होगा, नहीं, क्योंकि इसके लिए तो त्रिज्या कम हो जाएगी, इसके लिए त्रिज्या ज्यादा हो जाएगी। तो यहां ये डेफिनेशन नहीं होगी। यहां हम क्या लिखेंगे, आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन की, आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन की, धनायन व ऋणायन की त्रिज्याओं का मान, त्रिज्याओं का मान आयनिक त्रिज्या कहलाता है, आयनिक त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। और अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि धनायन का आकार छोटा क्यों होता है, और यह भी बताऊंगा कि ऋणायन का आकार बड़ा क्यों होता है, जब हम पढ़ेंगे किसको,
प्रभावी नाभिकीय आवेश को, Z इफेक्टिव को आप पढ़ोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, वहां पर हम इस चीज की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आयनिक रेडियस हो गई आपकी। अब पहले डिस्कस करता हूं मैं आपको वान डेर वाल रेडियस को, और फिर करूंगा मैं आपको धात्विक रेडियस को। उससे पहले इन दोनों को लिख लो, क्योंकि इसको मिटा के मैं इन चीजों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, लिख लो पहले इन दोनों चीजों को। लिख लिया भाई? चलो अब बात करते हैं धात्विक त्रिज्या की। ठीक है ना, तो आपको पता है धात्विक त्रिज्या का मतलब जो धातु की त्रिज्या है। ठीक है ना, और आपको पता है धातु कैसे रहते हैं भाई, क्रिस्टल बनाते हैं भाई, धातु क्रिस्टल जालक की फॉर्म में रहते हैं ना, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं धात्विक आयन। ठीक है, आपके जो धातु हैं, तो हम क्या लिखेंगे, धात्विक क्रिस्टल जालक में, धात्विक क्रिस्टल जालक में, धात्विक क्रिस्टल जालक में दो पास पास स्थित, दो पास पास स्थित, दो पास पास स्थित परमाणुओं की बंध लंबाई का आधा मान, बंध लंबाई का आधा मान क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, धात्विक त्रिज्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, कोई धातु जालक है, उसमें आपके दो परमाणु पास पास हैं, जैसे एक परमाणु आपका ये रहा और दूसरा परमाणु आपका ये रहा, तो इनके जो बंध लंबाई है उसके बीच की दूरी का जो आधा मान है वही क्या होगा, आपका धात्विक त्रिज्या होगा, मेटेलिक रेडियस होगा। लेकिन कंडीशन क्या बता दी मैंने आपको, कि धात्विक जालक में, ठीक है ना, किसी क्रिस्टल के अंदर ये कहानी होगी, तब आप इसको क्या बोलोगे, तब आप इसको बोलोगे भाई धात्विक त्रिज्या। अब अगर मैं वान डेर वाल त्रिज्या की बात करूं, तो वान डेर वाल त्रिज्या क्या है समझना भाई। ठीक है ना, इस प्रकार की रेडियस सबसे पहले तो उत्कृष्ट गैसों में पाई जाती है। ठीक है, इनर्ट गैसों में, जो किसी के साथ मतलब रिएक्शन नहीं करती, उसकी अगर रेडियस कैलकुलेट करनी है हमको, तो उसकी जो रेडियस आती है वो कौन सी आती है, वान डेर वाल रेडियस आती है। अब क्या है ये, इसको समझो। ठीक है, दो ऐसे आपके परमाणु हैं जो अबंधित हैं, जैसे अगर मैं बात करूं इस तरीके से, एक तो ये मान के चलो आपका कोई एटम है, ठीक है, और इसने दूसरे के साथ बॉन्ड बना रखा है। अब इसी तरीके से एक दूसरा आपका पास मॉलिक्यूल है। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इसने आपस में बॉन्ड बना रखा है भाई, इसने आपस में बॉन्ड बना रखा है, लेकिन इसने और इसने आपस में बॉन्ड बना नहीं रखा, नहीं बना रखा ना, इस परमाणु ने और इस परमाणु ने आपस में कोई बंध नहीं बना रखा। तो हम क्या कहेंगे कि दो अबंधित परमाणुओं के, दो नॉन बॉन्डेड, दो अबंधित परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा मान, उसको हम क्या कहते हैं, वान डेर वाल त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि हमको पता है भाई उत्कृष्ट गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है, स्थायी विन्यास होता है, तो इस वजह से उत्कृष्ट गैस किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, और अभिक्रिया नहीं करने के कारण इसकी जो रेडियस होती है वो कौन सी होती है, वान डेर वाल रेडियस। ठीक है, और इसको डायग्राम भी बनाना है तो आप इस तरीके से डायग्राम बना दो, तो ये जो आपकी रेडियस होगी यही क्या है, आपकी वान डेर वाल त्रिज्या। तो क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिख देता हूं, दो अबंधित अणुओं के बीच की दूरी का आधा मान, बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है भाई, वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है, वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। और आपसे कोई पूछे कि इस प्रकार की रेडियस किसमें मिलती है, तो आप क्या कहोगे, इनर्ट गैस के अंदर, उत्कृष्ट गैसों के अंदर। ठीक है, लिख लो भाई, इन दोनों को लिख लो, वान डेर वाल को और मेटेलिक रेडियस को। ठीक है, लिख लोगे भाई, लिख लिया। अब आपसे कोई क्रम पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा त्रिज्या के मान किसके होंगे, तो सीधा सीधा पता चल रहा है भाई सबसे ज्यादा दूर दूर कौन है, वान डेर वाल त्रिज्या। तो वान डेर वाल त्रिज्या के सबसे मान ज्यादा होंगे। और इसके बाद अगर कोई आपसे बात करे, इसके बाद कौन किसका मान आएगा, तो इसके बाद आप बताओगे किसका मान आएगा, धात्विक त्रिज्या का आएगा। क्योंकि यहां पर दो पास पास स्थित हम परमाणुओं की बात करते हैं, और जबकि सहसंयोजक बंध में हमने पढ़ा था दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे थे, अतिव्यापन कर रहे थे, ओवरलैपिंग कर रहे थे। ठीक है ना भाई, तो वहां पर क्या है, जैसे दो हैं, ये तो पास पास है समझो, और इनका मैं अतिव्यापन करा दूं तो कुछ क्या होगी, बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होगी, तो इनके जो नाभिकों के जो केंद्र हैं वो कैसे आएंगे, पास पास आएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा तो कैसी होगी आपकी, वान डेर वाल त्रिज्या। और इसके बाद कौन आएगा भाई, इसके बाद आएगा आपका कौन सा, धात्विक त्रिज्या। और धात्विक त्रिज्या के बाद कौन आएगा भाई, धात्विक त्रिज्या के बाद आएगी आपकी सहसंयोजक त्रिज्या। यह है आपका त्रिज्या का क्रम। तो सबसे अधिक त्रिज्या के मान होंगे वान डेर वाल के,
फिर होंगे आपके मेटेलिक के, और फिर होंगे आपके कोवेलेंट के। इस चीज को भी आप याद रखोगे, ठीक है। लिख लो इस चीज को भी, और मैं मिटा रहा हूं, फिर आपको इसके बाद परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों को भी बताता हूं भाई, इसको भी देखना। देखो समझना इसको भी ध्यान से, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। हर एक पॉइंट को मैं पहले लिख देता हूं कितने कारक हैं, या एक एक करके भी इस चीज को मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। पहला कारक देखो, पहला कारक है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको क्या बोलते हैं भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ZeFF से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई आपसे पूछे भाई Z इफेक्टिव है क्या, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, तो आप क्या बताओगे भाई कि नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है उसी को क्या कहते हैं भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्या बोला मैंने कि जो नाभिक है उसके द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। जैसे अब ये आपका नाभिक है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन समझ लो हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको अट्रैक्ट करने की जो पावर है उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये जो मान है इसको हम क्या कहेंगे, Z इफेक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो आप इसको थ्योरी में भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश Z इफेक्टिव कहलाती है, ठीक है। समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है उसे ही आप क्या कहोगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहोगे। अब मैं कहूं आपसे कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, आकर्षण आपका बढ़ेगा तो साइज कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो यहां इस कोश में इलेक्ट्रॉन है, ये जो मेरी मुट्ठी है ये नाभिक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रही है तो ये इलेक्ट्रॉन पास में आएगा, और जैसे जैसे पास में आएगा वैसे वैसे आकार छोटा हो रहा है, और पास में आया और आकार छोटा हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको आकर्षित करके अगर ये अपने पास ले आए, इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके अगर ये अपने पास ले आए तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो ये कोश आपका खत्म ही हो गया। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को और अट्रैक्ट करके इधर ले आए तो आपको पता है इसका आकर्षण बढ़ गया तो आकार कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और अगर आकर्षण नहीं है तो आकार आपका बढ़ेगा, क्योंकि हमको पता है नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, आपका आकार है भाई। परमाणु त्रिज्या है, जो त्रिज्या है वही क्या बताएगी, आकार को बताएगी। त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगी तो आकार भी कैसा होगा, घटेगा। बात आ गई समझ में। तो अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, और अगर अट्रैक्शन घटेगा, आकर्षण घटेगा तो साइज कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, जो परमाणु त्रिज्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, Z इफेक्टिव के। अगर भाई आकर्षण बढ़ा तो ये इलेक्ट्रॉन पास आएगा, आकार कम होगा। अगर आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा, आकार छोटा होगा। दैट मींस परमाणु त्रिज्या भी आपकी कम होगी। और अगर अट्रैक्शन नहीं है, अगर मैं कहूं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसका अट्रैक्शन मुझे बताओ, इस पर ज्यादा लगेगा या इस पर ज्यादा लगेगा। आप कहोगे सर पास वाले इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा लगेगा, जो दूर है उस पर अट्रैक्शन कैसा लगेगा, कम लगेगा। तो जो जितना दूर इलेक्ट्रॉन होता जाएगा उतना आकर्षण बढ़ेगा, और आकर्षण घटेगा, और आकर्षण घटेगा तो आकार आपका बढ़ेगा। यानी अगर Z इफेक्टिव कम होगा, आकर्षण कम होगा, तो आपका परमाणुीय त्रिज्या आपकी बढ़ेगी। दैट मींस आपका आकार भी कैसा होगा, बढ़ेगा। लिख लिया भाई, मिटा दूं। देखो तो पहला कैरेक्टर आपको पता चल गया Z इफेक्टिव के बारे में। अब दूसरा देखो, दूसरा है आपका कोशों की संख्या। दूसरा क्या है भाई, कोशों की संख्या, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा है आपका कोशों की संख्या। तो इसमें तो हमने बता दिया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, परमाणु त्रिज्या के, ठीक है ना।
दूसरा देखो भाई, दूसरे की बात करते हैं अपन। दूसरा क्या है? कोशों की संख्या। तो जो परमाणु त्रिज्या है वो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कोशों की संख्या के। ठीक है, कोशों की संख्या आपको पता है, कोश की संख्या का मतलब क्या है? n के मान बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे n के मान बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता है ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, n बराबर 4 है। इस तरीके से जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आकार भी आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कोश की संख्या बढ़ने पर आपका आकार बढ़ेगा और कोश की संख्या अगर कम होगी तो आपका आकार घटेगा। तो दूसरी चीज समझ में आ गई भाई। तीसरा कैरेक्टर देखो, तीसरे कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी परमाणु त्रिज्या है वो आपकी समानुपाती है किसके? परिरक्षण प्रभाव के। परिरक्षण प्रभाव, या इसको और क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं आवरण प्रभाव। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको भी समझना भाई, परिरक्षण प्रभाव क्या है समझना, इसको काम की चीज है। ठीक है ना। देखो, अगर मैं बोलूं कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसमें यहां आंतरिक कोश के आपके इलेक्ट्रॉन हैं और इस कोश के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही बोलेंगे। तो मैं कहूं कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहां लगेगा, तो आप बोलोगे कि सर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा वहां लगेगा जो इसके पास में है, बाहर वाले पर अट्रैक्शन कम लगेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है भाई कि ये जो आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये नाभिक के आकर्षण को खुद तक ही सीमित रखते हैं, बाहर वालों तक पहुंचने नहीं देते। परिरक्षण का मतलब क्या है? रक्षा करना। परिरक्षण का मतलब क्या है? रक्षा करना। तो कहने का मतलब हम इस तरीके से कह सकते हैं क्या कि ये जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन हैं ये एक तरीके से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की रक्षा कर रहे हैं। किससे रक्षा कर रहे हैं? नाभिक के आकर्षण बल से रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक के आकर्षण बल को बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, तो मुझे बताओ जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉनों तक पहुंचेगा नहीं तो आपको पता है कि अगर आकर्षण कम हो रहा है, आकर्षण कम हो रहा है तो साइज आपकी बढ़ेगी, अगर आकर्षण ज्यादा है तो साइज आपकी छोटी होगी, अगर आकर्षण कम तो साइज आपकी बढ़ेगी। समझ गए बात को? आपने पिक्चर देखी है ना, थानोस वगैरह देखा है आपने, कैप्टन अमेरिका पिक्चर देखी है, तो ये समझ लो भाई ये आपका थानोस आ गया। ठीक है ना। अब थानोस क्या कर रहा है? एक तरीके से आपको मतलब वैक्यूम पंप की तरह खींच रहा है, हवा को खींच रहा है, और हवा को आप समझ लो ये क्या है? आपका अट्रैक्शन फोर्स है, जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? पास में लाना, पास में लाना। तो यहां क्या आ गई भाई? एक तरीके से शील्ड आ गई कैप्टन अमेरिका की। तो कुल मिला के जो बाकी के लोग बाग थे इनकी क्या कर ली? इन्होंने रक्षा कर ली। ठीक है ना, समझ गए? ये जो इसका अट्रैक्शन है न्यूक्लियस को, इसको बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को फील ही नहीं होने दे रहा, खुद तक ही सीमित करके रख लिया है। इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। तो जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को लगेगा ही नहीं, इस पर कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? एक चीज को यहां पर आप हमेशा याद रखोगे, जो जेड इफेक्टिव है वो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर घटेगा, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन कहां आते हैं? आपके नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आपको पता है जेड इफेक्टिव भी कैसा होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। अरे भाई इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो आपको पता है प्रतिकर्षण की वजह से क्या होगा? आकार बढ़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर भाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा तो आकार बढ़ेगा। और अगर प्रोटॉन आएगा तो प्रोटॉन आपको पता है जेड इफेक्टिव का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो प्रोटॉन आएगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आकार छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्रतिकर्षण होगा, आकार बढ़ेगा। ठीक है, अगली बात देखो, अगली बात क्या बोली मैंने? चौथी, जो परमाणु त्रिज्या है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बंधों की संख्या के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई? बंधों की संख्या के। अगर मैं बात करूं आपसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो सबसे ज्यादा जो लंबा होगा वो कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड वाला, फिर उससे कम होगा डबल बॉन्ड वाला, और सबसे छोटा कौन सा होगा? आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। अब ये कैसे है भाई? ये कैसे पहचाना? इस चीज को भी आप समझो। अब इस चीज को है ना दो तरीके से समझ सकते हो, एक तो ओवरलैपिंग से समझ सकते हो, प्रतिकर्षण के द्वारा भी समझ सकते हो। देखो सिंगल बॉन्ड ये रहा, ओवरलैपिंग आपकी कम है, डबल बॉन्ड आएगा तो
ओवरलैपिंग आपकी ज्यादा हुई, मेरे इस डिस्टेंस को देखना, सिंगल बॉन्ड में डिस्टेंस ज्यादा है ये वाली, और डबल बॉन्ड में ओवरलैपिंग हुई, डिस्टेंस थोड़ी कम हुई। ट्रिपल बॉन्ड में ओवरलैपिंग और ज्यादा हुई तो डिस्टेंस आपकी और कम हुई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जितनी ज्यादा आपकी ओवरलैपिंग होगी, जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा, जो साइज है, जो बंद लंबाई है, वो उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसे भी याद रख सकते हो भाई कि अगर ये बंद बन रहा है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है, बंद का मतलब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और नीचे डबल बॉन्ड बन गया तो उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में ये समझ लो दो बॉन्ड बन गए, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है, ठीक है ना। यहां दो आपके सेंटर थे, दो एटम के सेंटर थे, नाभिक थे, और इन दोनों बॉन्डों में क्या आ रहा है, रिपल्शन। तो ये रिपल्शन आ रहा है तो ये दूर दूर जाएंगे, और जब ये दूर दूर जाएंगे तो इनके जो सेंटर हैं वो कैसे आएंगे, पास पास आएंगे। अरे भाई दो धागे लेके एक चीज को बांध लेना, इधर दो धागे लगाना, एक ऊपर और एक नीचे, और यहां दोनों धागे से दो चीजों को बांध देना। और जब आप इन दोनों धागों को एक दूसरे से दूर दूर खींचोगे तो आप क्या देखोगे कि ये दोनों जो चीजें थी वो कैसी आएंगी, पास पास। अरे जब ये दोनों को इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचोगे, ये दोनों दूर दूर जाएंगे, तो ये दोनों जो चीज थी वो तो उनके सेंटर तो कैसे आएंगे, पास पास आएंगे या नहीं आएंगे। तो वही कहानी है, जैसे जैसे आपके बंधों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपके जो बंध लंबाई है उसके मान आपके कम होंगे। अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई फिक्स वैल्यू बताओ मुझे, सिंगल बॉन्ड कितना होता है, डबल बॉन्ड कितना होता है और ट्रिपल बॉन्ड कितना होता है, तो इसकी डिस्टेंस भी मैं आपको बता देता हूं। ये तो आपका होता है 154 पिकोमीटर, ये होता है 132 पिकोमीटर, और इसकी अगर बंध लंबाई की बात करूं तो ये होता है 120 पिकोमीटर। ठीक है, सारी बातें आपकी बोर्ड पर मैंने लिख दी हैं, इन चीजों को आप एक बार लिख लो भाई। ठीक है भाई, लिख लिया सबने? तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको बढ़िया से समझने में आया होगा, क्योंकि सारी बातें आपसे समझने की हैं। ठीक है ना, इन चीजों को प्यार से समझा जाता है भाई। ठीक है ना, आप लिखो या मत लिखो उसकी दिक्कत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो बढ़िया आराम से लेक्चर को देखिए, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो लेक्चर को दोबारा देखिए। ठीक है ना, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, आवरण प्रभाव क्या है, परिरक्षण प्रभाव क्या है, मैंने सब आपको बोल रखा है मुंह जबानी। अगर डेफिनेशन भी आपको लिखनी है तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे डिटरमाइंड, स्टे फोकस्ड।